देखो, आपको ये इंटर क्लास के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक नया सा चैप्टर है। एक अलग से चैप्टर तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया प्रत्यावर्ती धारा। तो इसी प्रत्यावर्ती धारा में जो पहला डेरिवेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बगैर से हम इस चैप्टर में आने वाले जितने भी डेरिवेशंस है उनको हम अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसे अच्छी तरीके से करने के लिए पहले हमें इसकी पूरी बात को समझना होगा। तो पहली बात, आपको यहाँ पे जो हेडिंग है उसका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे पहले जो हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर पढ़ा है तो उसके बारे में कुछ आप लोगों ने फैराडे के नियम भी पढ़े होंगे, तो उन्हीं से संबंधित ये आपका डेरिवेशन है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसको, कुंडली को, कुंडली किसी भी आकृति की हो सकती है, चाहे आयताकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे एक छड़ के रूप में हो। तो उनके सिरों पर या उनके सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत भागवल, ये बात किसने की थी, फैराडे ने कही थी कि उनके बीच क्या उत्पन्न होता है, सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत भागवल उत्पन्न होता है। तो उसके लिए मुझे पूरी घटना क्या है कि सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। क्या लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सभी की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, एक ही होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत किसी अक्ष के परितः, तो कोई अक्ष लेते हैं तो उसके लंबवत हम इसको घुमाते हैं किसी डायरेक्शन में। क्या करते हैं, अक्ष के परितः कोई एक्सिस लेते हैं उसके परितः हम इसे घुमाते, राउंड अप करते हैं। तो घुमाने पर, और वो भी किसी नियत चाल, वो भी चाल होती है जब घुमाते तो क्या, कौन सा वेग होता है, कोणीय वेग। तो नियत कोणीय चाल से घुमाते हैं या कोणीय वेग से घुमाते हैं तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स भी उसी आवृत्ति के साथ घटता व बढ़ता रहता है। तो अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। अगर किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेरित वैद्युत भागबल उत्पन्न होता है। ये फैराडे के नियम में बात बताई गई थी। तो इसी वैद्युत भागबल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वैद्युत भागबल कहते हैं। तो इसके लिए देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बल रेखाओं की दिशा हमारी सभी कैसी है, एक ही है। तो यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम किसी कुंडली को लेते हैं और किसी अक्ष के परितः क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने पर, जैसे मान लो कोई आयताकार अगर हम कुंडली लेते हैं तो इसे हम किसी अक्ष के परितः घुमाते हैं। तो घुमाने में क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कम ज्यादा होता रहता है। क्षेत्रफल तो वही रहेगा लेकिन बल रेखाओं के हिसाब से कम ज्यादा, यानी क्षेत्रफल अगर कम होगा तो बल रेखाओं की संख्या हमारी कम गुजरेगी, ठीक है। और ये फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती थी चुंबकीय फ्लक्स की, कि बल रेखाओं की संख्या अगर कम होगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा और अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फैराडे का नियम यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र घटक जो है कितना होता है, बी कॉस थीटा हो जाएगा, कितना, बी कॉस थीटा। तो ये किसी कोण के साथ घुमाते हैं तो इसका थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। कितना होता है, वैसे भी कोणीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है, यानी वेग बराबर दूरी बटे समय। कोई कुंडली एक राउंड लगाएगी तो वृत्त तैयार करेगी, वृत्त का मतलब परिधि। तो परिधि हमारी कितनी होती, 2πr। जो भी दूरी तय करते हैं वही निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेग बराबर सूत्र होता है, कोण में विस्थापन हो रहा है, में विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो कोण विस्थापन कितना, थीटा। तो थीटा बटे समय, यानी टाइम कितना लगेगा, टी। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, ओमेगा टी। इसीलिए हम थीटा का प्रयोग यहाँ पे कितना करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, यदि कुंडली का जो क्षेत्रफल कितना है, यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल
तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू, तो फाई बराबर सूत्र इससे पहले क्या पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स का फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी, तो या थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, या लिख लो यहाँ पे चूंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तब फाई बराबर क्या होगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। इसे हम एक समीकरण डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां परिवर्तन किसका हो रहा है, फ्लक्स का। कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होता है, कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित वैद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तो प्रेरित वैद्युत भाग बल फैराडे के नियम से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार कुंडली में प्रेरित वैद्युत भाग बल, कुंडली में प्रेरित वैद्युत भाग बल E इक्वल टू, अब ये फैराडे का जो नियम था उससे प्रेरित वैद्युत भाग बल का सूत्र क्या था हमारा, पहले से पढ़ा था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये तो हमारा सामान्य सा सूत्र था प्रत्येक फेरे के लिए, क्या के लिए, एक राउंड जब लगेगा कुंडली का तो उसके लिए प्रेरित वैद्युत भाग बल का सूत्र है। यदि फेरों की संख्या हमें दी गई हो, यदि फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो प्रेरित वैद्युत भाग बल E इक्वल टू कितना होगा, माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। तो यही समीकरण 2 है, तो ये समीकरण 1 की जो वैल्यू मेरे पास निकाली है फाई की, को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा, तो देखो इसे रख लेंगे तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस n डी अपॉन डी टी इंटू जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर किसके सापेक्ष समाकलन, वो अवकलन होता है टी के सापेक्ष। तो यहाँ अदर चीजें जो होती हैं उनको बाहर लेते हैं, वो कांस्टेंट होती है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस n बी ए इंटू डी ओवर डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब कॉस का यहां मुझे अवकलन करना है, यानी डिफरेंशियल। तो कॉस का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन टी, कितना होता है, साइन टी। ये पिछली क्लासों में पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है कि कॉस का अवकलन जो है वो माइनस साइन होता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे वो कितना होता है, साइन ही होता है। तो यहाँ पे हम साइन प्रयोग करेंगे, तो E इक्वल टू माइनस एन बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जो गुणांक होता है टी के रिस्पेक्ट में इसका कितना रहेगा, 1, टी के सापेक्ष टी का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो इसका 1 है तो क्या बचेगा गुणा में ओमेगा। अब इन्हें सही से ले सकते हैं, या
E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, इसे पहले ले सकते हैं इंटू साइन ओमेगा टी। कितना हुआ? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया? प्लस हो जाता है। कितना? प्लस। तो यदि प्रत्यावर्ती वैद्युत भागबल की वैल्यू शिखर हो, कैसे शिखर मामला है, यदि प्रत्यावर्ती वैद्युत भागबल का मान का शिखर मान E0 हो, तो E बराबर, जैसे आपने देखा कि पूरी कुंडली में साइन का अधिकतम मान कितना होता है? साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है। तो 1 प्रयोग करेंगे तो यहां पे E बराबर E0 क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। यहां पर हम इसे लिख सकते हैं पूरी कुंडली का एक चक्कर लगाने में साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है? तो अधिकतम मान के लिए यहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं, अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी बराबर कितना होता है? 1। अधिकतम मान के लिए 1 होता है, तो E के स्थान पर क्या हो जाएगा? E0 कितना हो जाएगा? जब अधिकतम होगा तो शिखर मान जो प्रत्यावर्ती का होगा वो E0 नोट करेंगे, तो E0 बराबर कितना बचेगा? एन बी ए ओमेगा, क्यों? इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा शिखर मान के लिए फार्मूला हो जाएगा जब भी शिखर मान पूछेंगे। अब हम इससे निकाल सकते हैं व्यापक समीकरण। अतः तो यहां पे लिख लो इधर, अतः प्रत्यावर्ती वैद्युत भागफल अब देखो मेरे पास यहाँ पे E0 मतलब प्रत्यावर्ती वैद्युत भागफल का शिखर मान जो होता है वो कितना होता है? एन बी ए ओमेगा। तो ये शिखर मान है, तो जब शिखर मान है तो इसी के स्थान पे हम E0 मतलब E0 का प्रयोग कर सकते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं इसको। तो लास्ट में डिवीजन निकलेगा या E इज इक्वल टू E0 या E0 साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा क्या? प्रत्यावर्ती वैद्युत भागफल का व्यापक सूत्र है। ठीक है, यही प्रत्यावर्ती वैद्युत भागफल का व्यापक सूत्र है। ठीक है ना? अब इसी प्रकार हम और भी सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी धारा के लिए भी। तो धारा किसकी वजह से उत्पन्न होती है? प्रत्यावर्ती वैद्युत भागफल की वजह से। और वोल्टता किसकी वजह से उत्पन्न होगी? प्रत्यावर्ती धारा की वजह से। तो इसलिए हम तीनों समीकरणों को इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन
ओमेगा टी तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तीन आपके व्यापक समीकरण है, तीनों हमारे ये तात्क्षणिक समीकरण भी कहलाते हैं। ठीक है, तात्क्षणिक, प्रत्येक क्षण में यही तीनों समीकरण कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, कभी भी प्रेरित हो सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए आपसे कई बार प्रयत्न कीजिए, और ये बहुत ही ज्यादा आता है, तो इसीलिए आप लोगों को ये संकेत दिलाते हैं कि अगर आप लोग अच्छे से लगे रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन है, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट है, पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का है, तो आने वाले जितने भी डेरिवेशन होंगे इस चैप्टर के वो बहुत ही ज्यादा सहयोगी हैं, बगैर इसकी वजह से आगे नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको आगे वाले डेरिवेशन पढ़ने हैं तो आपको ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग और भी सारे आने वाले समय में ये इस चैप्टर के अगले जो भी वीडियो होंगे वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दीजिए, और आगे कुछ जानकारी के लिए शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमारा ये चैनल आगे कुछ प्रोत्साहन की तरफ बढ़ सके, तो आप लोग इस सूत्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं।